दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर हम लगाम नहीं लगा सकते हैं कि वह अडानी या हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मद्देनजर कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद लिफाफे में हम सरकार के उस पैनल का नाम नहीं ले सकते हैं जिसको जांच सेबी के मद्देनजर शेयर बाजार को लेकर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार आप किसी को भी यूं ही नहीं कर सकते हैं और उस पर तमाम धाराएं आप यूं ही नहीं लगा सकते हैं। पहले आप ही बताइए कि दरअसल जो धाराएं लगाई गई है उसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं उनको वोटिंग पावर नहीं होता है। यह दिल्ली के मेयर के चुनाव का मौका है। जो चुने गए हैं वोट वही डालेंगे और तारीख हम तय कर रहे हैं, इस दिन मेयर का चुनाव होना चाहिए। चारों निर्णय हाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने दिए, दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, नियम कायदों के तहत दिया। संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं उसी की व्याख्या का काम सुप्रीम कोर्ट का है। फिर ऐसा क्या था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजों को लेकर निगाहें जो थी वो संदेह की दृष्टि से देखी जाती थी। फिर वो कौन सी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रिटायर हों और सरकार उनको राज्यसभा में लाकर बैठा दे। ये कौन सी परिस्थिति है कि कोई जज अगर रिटायर हो तो उसको कहीं का राज्यपाल बना दें। ये कौन सी परिस्थिति है कि सरकार के अनुकूल ही सारे फैसले एक के बाद एक निकलते चले जाएं और दिखाई यही दे कि दरअसल कानून के हिसाब से सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा उस पर लग रहा है। और फिर ऐसे वक्त में यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें एक के बाद एक सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर संदेह होने लगा और लगने लगा कि यह नियम कायदे कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो क्या इस दौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ एक नायक के तौर पर सभी को नजर आने लगे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना काम किया। ठीक उसी तरीके से इस देश के अखबारों में कल को अगर छपने लगे कि प्रधानमंत्री जो देश भर में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस पर कितना खर्च हो रहा है और इस देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं उसकी जो त्राहिमाम मची है, दोनों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी दिल्ली में रहकर गवर्नेंस संभालने को लेकर क्यों होनी चाहिए? कल को अगर कोई संपादक संपादकीय लिख डाले कि दरअसल नौकरशाही को जिस लिहाज से हांका जा रहा है और तमाम पदों पर बैठाया जाता है उन लोगों को जो सरकार के अनुकूल हों, तो फिर क्या होगा? संपादक अपना काम कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना काम कर रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी या फिर इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी या फिर इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक स्वायत्त संस्थान है, उनके भी तो नौकरशाह अपने तौर पर सही काम कर सकते हैं। फिर ये कौन सी परिस्थिति आकर एक झटके में खड़ी हो गई जहां लगने लगा कि सरकार जो मन चाहे सो कर रही है और नकेल कसने वाला कोई नहीं है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी भूमिका के साथ इस वक्त आकर खड़ी हो गई है जहां पे अब सरकार को डर लगने लगा है? क्योंकि मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनकी जो पूरी यात्रा है बतौर चीफ जस्टिस, यह नवंबर 2024 तक रहनी है और 2024 में इस देश के लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस देश के तमाम संस्थानों को अपने अनुकूल हांकने की परिस्थिति जो सुप्रीम कोर्ट से हटकर सरकार ने अपने लिए पैदा की, क्या वो कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कल अगर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय सरकार के खिलाफ दे सकता है? खिलाफ ना कहिए बल्कि नियम कायदों के हिसाब से दे सकता है। भरोसा तो जागा है। यह भरोसा तब पेगासस में क्यों डावाडोल हुआ था? यह भरोसा राफेल के दौर में क्यों डावाडोल हुआ था? और उस वक्त अगर सरकार कह रही थी कि सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो क्या यह माना जाए कि दरअसल करप्शन भी और इस देश में जासूसी भी कराना इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है?
संविधान के पन्नों को पलटिए या नियम कायदों के तहत इस देश के भीतर पुराने हुए फैसलों को देखिए तो बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रेंगने लगेगी कि 2014 से पहले वो कौन सी स्थिति थी जिसमें राजनीतिक सत्ता सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई मामला जाए तो घबराने लगती थी, और मौजूदा वक्त में एक के बाद एक जब 4 फैसले आए उसके मद्देनजर सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बहुत साफ ये मैसेज लोगों के बीच जाने लगा कि सरकार किसी तानाशाह की तर्ज पर चलना चाहती है। विपक्ष भी अघोषित आपातकाल के ऐलान करने से नहीं घबरा रहा है। हमें लगता है आज चंद कच्चे चिट्ठे को इसलिए खोलिए क्योंकि इस देश के भीतर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में यह बहस हो चुकी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है कि अगर आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, यानी सरकार करती है या प्रधानमंत्री करते हैं, तो उस शख्स के खिलाफ वह व्यक्ति कैसे जा सकता है जिसकी नियुक्ति ही सरकार कर रही है, जबकि वह संस्था एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक स्वायत्त इंस्टीट्यूशन के तौर पर जिसकी पहचान है। कच्चे चिट्ठे को खोलने से पहले 2-3 बातों पर ध्यान रखिए। बहुत सारे मुद्दे 2014 के बाद से इस देश में बड़े सेंसिटिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आए। उसमें हो सकता है आपके जहन में जस्टिस लोया का जिक्र हो सकता है आपके जहन में आंध्र प्रदेश के भीतर जिस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त और उसमें एक जज का नाम सामने आया और मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए, यह भी हो सकता है। इस दौर में कई मुद्दे आपके जहन में लगातार आएंगे जिस पर रोक लगा दी गई कि मीडिया इसको पर रिपोर्ट फाइल नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कौन नहीं मानेगा। लेकिन अब देखिए, उन परिस्थिति को पहले राउंड में परखना शुरू कीजिए। मौजूदा वक्त में सरकार चौतरफा घिरी हुई है और जब सरकार के पास बहुमत हो और वो घिरी हुई हो, और बहुमत का मतलब संसद के भीतर उसकी अपनी ताकत हो, तो मतलब बहुत साफ है कि उसका घिरा होना उसी को बर्दाश्त नहीं होगा और एक के बाद एक निर्णय वो लेते चली जाएगी। तो यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक कैसे पहुंचा कि अडानी मामले में या हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले में मीडिया पर पाबंदी लगनी चाहिए। किसने ये बात कही? उस व्यक्ति ने कही जो पीआईएल लेकर गया था। उसको इस बात से क्या मतलब होना चाहिए कि मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए इन खबरों को लेकर कि वह ना दिखाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह काम हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या पहले के मामलों को लेकर इन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर पाई? मीडिया तो निष्पक्षता के साथ चीजों को देखता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने लगती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपरी पद पर बैठा हुआ शख्स अगर सरकार के अनुकूल हो जाए, तो फिर नीचे तक वो मैसेज चला जाता है कि आपको कुछ भी अब नहीं कहना है सरकार को लेकर, और फिर सूचनाएं रुक जाती है, जानकारी रुक जाती है, फैक्ट्स छुप जाते हैं, नियम कायदे कानूनों की परिभाषा बदलती हुई दिखाई देती है और संविधान भी इस दौर में नए तरीके से सत्तानुकूल ही दिखाई देने लगता है। तो क्या यह माना जाए कि जस्टिस चंद्रचूड़ के जरिए इस वक्त भारत को एक नायक मिल रहा है, या इस बात का जिक्र किया जाए कि जो तानाशाही के अंदाज में सरकार चल पड़ी थी उस पर नकेल कसने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी है, या फिर इन सब से हटकर सिर्फ इतना कहा जाए जी नहीं, हर कोई अपना काम करने लगे तो स्थितियां इस देश की खुद ब खुद अनुकूल हो जाएगी। और डर और खौफ किस बात का? आखिर में सुप्रीम कोर्ट का यह मैसेज क्या तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए निकल कर आ रहा है? क्योंकि इस दौर में संसद के भीतर विपक्ष की भूमिका निभा पाने की स्थिति में भी कांग्रेस नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर उसकी मौजूदगी किसी भी अपॉइंटमेंट में नहीं होती है, इसीलिए सीएजी का अपॉइंटमेंट हो सरकार करती है, ईडी का अपॉइंटमेंट हो सरकार करेगी, सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सरकार अपने हिसाब से करेगी, और हर उस इंस्टीट्यूशन का अपॉइंटमेंट सरकार करते करते यहां तक आ गई कि उसने नए नियम कायदे बनाए। अब यूपीएससी के जरिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स को हम उनकी भर्ती भी करेंगे, और एक टारगेट भी उसने ले लिया, इतनी भर्तियां हम करेंगे। यानी बिल्कुल नए डिजाइन में सरकार का रास्ता चल पड़ा और सरकार ने एक ही बात कही कि दरअसल हमें जनता ने चुनकर भेजा है तो हमारे पास सारा पावर है, और ये पावर कैसे बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में आ गया कि जजों की नियुक्ति जो होती है वह भी
हम ही करेंगे, इसीलिए कोलेजियम को दरकिनार कीजिए और इस देश के भीतर में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसको लागू कीजिए। और सोचिए जरा, इस देश के कानून मंत्री, इस देश के उपराष्ट्रपति यानी धनखड़ साहब हो या रिजिजू हो, दोनों ने खुले तौर पर इस देश में सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेने में कोई कोताही नहीं बरती, न्यायपालिका को निशाने पर कोई कोताही नहीं बरती। तो इस सिलसिले को समझने के लिए चंद पन्ने खोलने की शुरुआत करते हैं। अडानी की खबरों पर रोक नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मैसेज बहुत साफ दिया कि जो खबरें दिखाई जाती हैं, जिस रूप में दिखाई जाती है, उसको दिखाने से रोकना और जिस कमेटी को हम बनाने जा रहे हैं उस कमेटी के मद्देनजर इसमें कुछ छुपाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और यह तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजें जब फैल चुकी है तो फिर कौन छुपाना चाहता है, क्यों छुपाना चाहता है, पहला संदेश। दूसरा, सरकार ने जब कहा बंद लिफाफे में हम नाम देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार खुले तौर पर कहा जी नहीं, बंद लिफाफे में नाम मत दीजिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। मौजूदा वक्त में सत्ता बीजेपी की है, ये वही बीजेपी है जब ब्लैक मनी को लेकर क्या नाम सामने आए और किन नामों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा सौंपा था तो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक यही बीजेपी हंगामा कर रही थी कि काला धन छुपाने वाले और कमाने वालों के नाम आप बंद लिफाफे में कैसे दे सकते हैं। उस वक्त याद कीजिए लिंचस्टाइन पेपर का जिक्र था, उस दौर में याद कीजिए स्विस बैंक से लेकर देश के 11 बैंकों का जिक्र था, किस तरीके से किसके पास कितना पैसा है और हंगामा इस देश में मच गया। लोगों ने भी माना बंद लिफाफा, उसमें नाम क्यों जाने चाहिए, इस देश को हक है उन नामों को जानने का। लेकिन वही जब सरकार बनती है तो कहती हम एक पैनल बनाएंगे, उसमें बंद लिफाफे में कुछ नाम देंगे क्योंकि इसका असर बुरा पड़ जाएगा शेयर बाजार पर, इसका असर बुरा पड़ जाएगा सेबी पर, जो रेगुलेटरी बॉडी है। अब आप कल्पना कीजिए, सरकार बदल गई, सत्ता का मिजाज नहीं बदला। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तो खामोशी बरती, इस वक्त आकर कहा मैं बंद लिफाफा मंजूर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी इस देश में आशा, विश्वास और साख को जन्म देती है। ठीक उसी तरीके से किसी भी मीडिया के भीतर अगर संपादक अपने काम को सही तरीके से करे तो उसकी एक साख बनती है, लेकिन सत्ता अगर यह कहने की व्यवस्था कर दे कि जो हमारे साथ खड़ा होगा साख उसी की रहेगी और उसके लिए वह पूरा प्रचार प्रसार थोप दे, तमाम एजेंसियों को लगा दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यह एक नई परिभाषा थी इस दौर की जिसमें लोग उसके आदी हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें खलल डाली, बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में मैटर करता है। शायद इसीलिए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी और उसके ऊपर लगे हुए जो धाराएं थी, उन धाराओं का चिंतन कोई भी करे तो सोच सकता है ये क्या हो रहा है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना असम के मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया, ना एफआईआर दर्ज करने वालों ने ध्यान दिया, ना दिल्ली की सत्ता ने ध्यान दिया, या फिर सभी ने ध्यान दिया। लेकिन सभी ये चाहते थे मैसेज कुछ ऐसा जाना चाहिए। जो ऐसा मैसेज होता है उसका असर क्या होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस भेज दिया यूपी सरकार को और असम सरकार को और वहां के जो आईजीपी हैं उनको लेकर जब नोटिस भेजा, आप बताइए नोटिस का जवाब दीजिए, सोमवार को हम सुनवाई करेंगे। तो फिर मैसेज आया, नियम कायदे कानून को परिभाषित करने के लिए ही तो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस और गवर्नमेंट होती है। अगर वही पॉलिटिकली मूव करने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हमें लगता है यहां एक चीज और राजनीतिक मिजाज को परखिए, जिसको लेकर सरकार के सामने अब मुश्किल यह है कि वह अपने तरीके से चीजों को परिभाषित कैसे करेगी। बीबीसी पर छापा पड़ना या बीबीसी का सर्वे होना या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आना, जब डॉक्यूमेंट्री आई तो यूके पार्लियामेंट के भीतर वहां के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा किसी देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके से उनकी छवि धूमिल करना ठीक नहीं है। उसको लेकर बीजेपी ने इस देश के भीतर में शोर मचाया और एक दिन पहले जब पार्लियामेंट के भीतर बीबीसी पर हुए सर्वे और इनकम टैक्स अधिकारियों की जो नोकझोंक और सारी चीजें सामने आई, उसकी जो उसी पार्लियामेंट में भर्त्सना हुई, इसको लेकर खामोशी बरत ली गई।
यह है अपने अनुकूल चीजों को चुन लेना और उसको परोस देना। लेकिन जब यह न्यायपालिका के दायरे में जाएगा तो वहां तो संविधान के लिहाज से चीजें परिभाषित होंगी। तो क्या इससे पहले यह नहीं हो रहा था? और इस वक्त एक झटके के बाद, क्योंकि हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है, जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे कौन से फैसले आए और उसके बाद वो राज्यसभा चले गए, तो देश के भीतर एक शक की गुंजाइश पैदा हो गई कि दरअसल आप जो फैसले दे रहे थे सरकार के अनुकूल सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, और उसके बाद आपको सरकार के साथ ही खड़ा होना था, तो क्यों नहीं यह माना जाए कि दरअसल उस समय फैसले सरकार के जरिए आप प्रभावित कर रहे थे। उसके बाद याद कीजिए जस्टिस शरद बोबड़े, उनके दौर में किसान आंदोलन का होना, उनके जरिए कमेटी का बैठाना और सुप्रीम कोर्ट की आंखों तले दिल्ली के बॉर्डर पर ही बैठे हुए किसान एक दो नहीं 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोई चू तक नहीं की। क्या यह भरोसा कोई जगा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के मौलिक और नागरिक अधिकारों का जिक्र ही है, जो उस दौर में गायब हो गया था? कोई इमरजेंसी नहीं लगी थी, कोई अघोषित आपातकाल का जिक्र भी नहीं था, लेकिन लोगों के अपने अधिकार और हक की लड़ाई के सिलसिले को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौर में अगर खामोशी बरती और उसके बाद जिस कमेटी को बनाया, क्या मतलब था इसका? इसको लेकर क्या कोई बहस हो सकती है? हम आदी हो गए थे क्या? ऐसे ही फैसले आएंगे और एक झटके में जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पूरी परिभाषा को बदलने की कोशिश शुरू कर दी, या फिर परिभाषा एक झटके में जैसे ही बदली वैसे ही एक छोटा छोटा फैसला आने लगा? दिल्ली के भीतर लगातार महीनों से मेयर का चुनाव ना हो पाना, यह जानते समझते हुए कि दरअसल किसके पास कितने सदस्य जीत कर आए हैं और खुले तौर पर बहुमत के साथ अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है तो फिर खलल कौन डाल रहा है? और उसमें नॉमिनेटेड लोगों को भी वोट के पावर दिए जाए, क्योंकि राज्यसभा में भी नॉमिनेशन होता है, उसको भी वोट के पावर मिलते हैं। इलेक्शन के बाद चुनने की स्थिति विधायक दल के नेता की जब होती है तो कहा जाता है चुने हुए लोग ही चुनते हैं कौन हमारा नेता होगा। कुछ इसी तर्ज पर मेयर को चुनाव करना था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। दखल सुप्रीम कोर्ट ने दी, एक झटके में लगा सही तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है तो कौन सी पार्टी विरोध कर रही थी? वही पार्टी विरोध कर रही थी जिसकी सत्ता और उसके नायक की गूंज इस देश के भीतर में हर कोने में गूंजती है। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? तो देखिए उस पर भी फैसला आ गया। अब यहां से जो दूसरा सवाल शुरू होता है, क्या सत्ता का दुरुपयोग अब फेल होने का डर मौजूदा सत्ता को सताने तो नहीं लगा है? क्योंकि इस दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में आए, 2 बरस तक रहेंगे, 10 नवंबर 2024 तक का इनका टेन्योर है। इस टेन्योर का मतलब बहुत साफ है कि इसी के बीच में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और इस टेन्योर का मतलब यह भी है कि इस दौर में इलेक्शन कमीशन को लेकर और इलेक्शन कमीशन के जो व्यक्तियों की नियुक्ति है उसको लेकर जो सवाल इस दौर में खड़े हुए, ध्यान दीजिए तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रहे अनूप चंद्र पांडे का मामला भी पहुंचा अदालत में। उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वह अरुण गोयल का मामला चल रहा है, जो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर 24 घंटे के भीतर उनका पद छोड़ना, उनका पद पे नियुक्त हो जाना, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब वैसे मामलों की दिशा में बढ़ सकता है जहां उसको महसूस होने लगे कि दरअसल सत्ता जिस लकीर को खींच रही है यह संविधान से दाएं बाएं तो नहीं जा रहा है, और संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को अब सही व्याख्या करनी होगी? क्या यह खौफ सत्ता के साथ है? क्योंकि इस दौर में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, इस दौर में हिंदुत्व की गूंज, इस दौर में नफरत, इस दौर में वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर सांप्रदायिक भाषा का खुल्लम खुल्ला प्रयोग, चुनाव के मौके पर भाषणों को लेकर जिस तरीके से उन्माद पैदा करने की स्थिति, इन सारी स्थितियों को लेकर बहस तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हुई है। उस दौर में ये सारे सवाल सामने आते थे, लेकिन लगता था कि हां सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में काम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ मौजूद है। लेकिन फिर घूमिए पुराने दौर में, याद कीजिए जब भीड़ तंत्र हो रहा था, रूल ऑफ लॉ का कोई जिक्र नहीं करता था,
कौन क्या ले जा रहा है, कौन मुसलमान है। उसके बाद इनकाउंटर का दौर देखा गया उत्तर प्रदेश के भीतर में, फिर बुलडोजर का दौर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर में। इस देश के भीतर में अलग अलग तरीके से चुनाव जीतने के लिए और 80-20 का खुला खेल जो चलने लगा हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा क्यों नहीं कहती थी, अभी वो क्यों कह रही है? क्यों? क्या ऐसी स्थिति आ गई जहां पर इस देश की डेमोक्रेसी का हर पाया कमजोर हो गया, या वो खौफजदा हो गया, या सत्ता ने अपनी ताकत से उसे डरा दिया, या फिर इन सब के बीच जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उसी को अपना कवच बना लिया और हर दरवाजे पर उसकी मौजूदगी नजर आने लगी। यही मौजूदगी ईडी, सीबीआई, आईटी, सीवीसी, सीएजी अलग अलग तरीके से काम के तौर पर उभरने लगी। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है? और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक आशा की किरण बना है। संविधान कहता है आशा की किरण कोई नहीं है, सबको अपना काम करना और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करना है। इसमें क्या मुश्किल काम है? यह तो बहुत आसान काम है। लेकिन इस काम से हटकर सत्तानुकूल हो जाना, यह क्या वाकई बड़ा काम है? या यही क्या इस देश हित में है? राष्ट्रहित यही कहता है? और इन सब के बीच एक लंबी फहरिस्त इस देश में राजद्रोह के मुकदमों को लेकर भी चली, जिस पर रोक सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी। तो क्या वाकई पहली बार इस देश के भीतर में कैसी परिस्थिति खुले तौर पर सामने है, जो लगातार चलती आ रही है कि सत्ता अपनी ताकत का एहसास अपने चुने हुए नुमाइंदों की परिभाषित करते हुए बताती है कि जनता ने इन्हें चुना है। जनता ने किसी जज को नहीं चुना है, चीफ जस्टिस को नहीं चुना है, किसी एडिटर को नहीं चुना है, किसी समाज सेवक को नहीं चुना है। उसने तो लोगों को चुना है जो पार्लियामेंट के भीतर जाते हैं, तो उन्हीं की सब बातें चलेंगी, बाकी कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या इसका मतलब कहीं यह तो नहीं है कि हर चुनी हुई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आए वो अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित करे, अपने तरीके से इस देश के इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करे, अपने तरीके से पूरा सिस्टम बना ले, और हर पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव जीतना और बरकरार रहना सत्ता में अपनी परिभाषा के साथ उसकी मौजूदगी रहे और सबको उसी तरीके से काम करना होगा? तब तो यहां पर यह भी समझना होगा इस देश में वोटरों की तादाद कितनी है, सत्ताधारी दल को कितने वोट मिलते हैं, और जितने वोट नहीं मिलते हैं वो क्या उस सत्ता के खिलाफ हैं, विरोध में हैं, या वो बंट गए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में। और आधे लोग तो इस देश में वोट ही नहीं डालते हैं, तो उनका मत क्या है? क्या इस दृष्टि से एक नई परिभाषा अब सुप्रीम कोर्ट गढ़ने की दिशा में बढ़ सकता है? क्योंकि जिस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति हम करेंगे, यह सत्ता खुलेआम करने लगे और देश के कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति इसकी व्याख्या करने में लग जाए, तब अगला सवाल यह है कि जनता जिन्हें चुनकर भेजती है, क्योंकि आरोप यह लगा कि उनको आप पाक साफ नहीं कह सकते हैं, उन पर भी तो आरोप है। अभी आज ही तो सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया आय से ज्यादा संपत्ति का जस्टिस शुक्ला के खिलाफ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर की स्थिति भी तो देखिए। उस पार्लियामेंट के भीतर मौजूदा वक्त में 212 से ज्यादा जो सांसद बैठे हुए, यानी हर दूसरा सांसद एक लिहाज से दागी है, उस पर करप्शन के चार्ज हैं या फिर कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और यह तादाद इस देश के भीतर चुने हुए नुमाइंदों के साथ चलती है, वो हलफनामा देते हैं कितने केसेस चल रहे हैं। और तो और मोदी मंत्रिमंडल के भीतर भी एक बड़ी कतार है जिन पर अलग अलग मामले चल रहे हैं। उन पर तो मामले चल रहे हैं, यहां तो किसी जज पर मामला नहीं चल रहा है, लेकिन जनता ने उन्हें चुन लिया है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कहीं खोट तो नहीं आ गया है? और इस खोट को समझने के लिए अब इस देश की जनता को नए सिरे से चीजों को राजनीतिक व्यवस्था के तहत परिभाषित करने की जरूरत आन पड़ी है। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी? अन्यथा यह फहरिस्त तो बहुत लंबी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो मुद्दे सरकार के सामने हैं वह इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को पहले भी हानि पहुंचा चुके हैं, आगे भी हानि पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, स्थिति आर्थिक तौर पर इतनी विकट होती चली जा रही है, जहां पर यह मुश्किल सवाल है कि क्या राज्यों की हालत अगर खस्ता होगी तो वह रिजर्व बैंक से कर्ज लेने के अलावे कौन सा रास्ता अपनाएंगे, और अगर वो रास्ता नहीं बचेगा तो फिर उनके सामने कौन सी परिस्थिति होगी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? आखिरी सच इस देश के भीतर का यही हो चला है कि संविधान है, उसके हिसाब से सत्ता को चलना चाहिए,
और दूसरी परिस्थिति कहती है जनता ने चुना है और जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो हम जनता के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, आप हमें तानाशाह मत कहिए और दबी जुबान में अघोषित आपातकाल का ऐलान पॉलिटिकल तौर पे करने की कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति जनता को लेकर भी है, वी द पीपल फॉर द पीपल जो जिक्र होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आपको उभार के सामने लाना ही होगा। लेकिन बावजूद इसके इन फैसलों ने या इन निर्णयों ने या सिर्फ नियम कायदे बताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने मैसेज एक ही दिया है, संविधान को मानिए, अनुकूल रहिए। सत्ता का मैसेज बहुत साफ है, सत्ता बनी रहे इसके लिए सारे नियम कायदे हमारे हैं। अब पहली बार उसी में खौफ की परिस्थिति सत्ता के साथ है, डर उनके सामने है, रोकें तो कैसे रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।